Good morning, students. Today, this is our first class, and I shall also summarize this chapter today. हम लोग पिछले 4 क्लास से लगातार इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमने यह देखा कि दुनिया के देशों को 3 भाग में बांटकर उसका स्टडी किया, कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। और हम अपने देश को मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत पाए क्योंकि यहाँ डिफरेंट सेक्टर्स हैं और सभी सेक्टर्स का प्रयास यही है कि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इसके लिए हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर को चुना, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को चुना, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को चुना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और हम लोग देखे हैं कि जितना कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर का है उससे कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का है। आज हम लोग बात करेंगे सेक्टर्स इन टर्म ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर यानी कि मालिकाना के आधार पर सेक्टर को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। एक प्राइवेट सेक्टर के अधीन उत्पादन से लेकर विक्रय तक पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबल होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखा जाता है कि डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विदाउट एनी हार्म ऑफ द एनवायरनमेंट वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर कमोडिटीज for the people in minimum price and get maximum profit। यही सिद्धांत लेकर प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है, जबकि पब्लिक सेक्टर के अधीन रन करने वाले जो भी उपक्रम हैं वहाँ प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं है। वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, वर्कर्स के जीवन कल्याण संबंधी मजदूरी पर ध्यान दिया जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में यही एक डिफरेंसेस भी है और दोनों एक दूसरे का सहायक भी है, इनका डिपेंडेंट भी है। प्रॉफिट मोटिव ऑफ वेरियस सेक्टर, चाहे वह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, किसी भी सेक्टर की बात हम करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत प्रॉफिट सर्वोपरि है। Without profit, a person do not involve in any economic activity. So profit is very essential, but it is also essential that the product must be good quality. अगर हमारा प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का नहीं होगा और उस प्रोडक्ट को हम यूज में ला रहे हैं और इन कमिंग फ्यूचर वह हमारे लिए हानि पैदा कर रहा हो, तो ऐसे प्रोडक्शन हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायक कदापि नहीं होगा। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इस पर हम विशेष फोकस करना चाहते हैं। 1929 जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार एक बार इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, आर्थिक मंदी आई थी, कल कारखाने बंद हो गए थे, दुनिया के लोग बेरोजगार हो रहे थे, ज्योग्राफिकल चेंजिंग आ रहा था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ देश हार गए थे अपने क्षेत्रों को, इसलिए उसका बंदरबांध चल रहा था। ऐसे में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी पूंजी इन्वॉल्व मार्केट में नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि फिर विश्व की इकोनॉमी एक बार रन करेगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स ने सुझाव दिया कि अगर किसी देश में या विश्व स्तर पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई हो तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को एक ही मकान बार बार तोड़वाना चाहिए और बनवाना चाहिए। व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड इट? इट इज वेरी क्लियर दैट अगर एक बिल्डिंग को सरकार बार बार तोड़वाती और बनवाती है, इसमें डायरेक्ट रूप से लोगों को रोजगार मिलता है और जब ही रोजगार मिलेगा लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन होगा, जब भी दूसरे वस्तु का प्रोडक्शन होगा नई नई कंपनियां जो बंद पड़ी थी वह फिर से खुलने लगेगी।
यह तो बात 1929 की है। अगर हम 2020 की बात करें तो उससे भी भयंकर आर्थिक मंदी शुरू हो चुकी है और आने वाले वर्षों में यह अपना और बड़ा हमारे बीच उपस्थित करने वाली है। एक कोरोना डिजीज के कारण लॉकडाउन, लगभग दुनिया के मोस्टली कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियां और छोटी से छोटी कंपनियां बंद है, सरकारी उपक्रम बंद है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बंद है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंद है, प्राइमरी एक्टिविटीज वर्क सही रूप से नहीं कर रही है, सेकेंडरी एक्टिविटीज कंप्लीटली बंद है, टर्शियरी एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश की इकोनॉमी सुचारू रूप से कैसे चलेगी? इसके लिए हमने यह भी देखा कि देश की इकोनॉमी को पुशअप करने के लिए, बैकअप करने के लिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपए लोगों के अकाउंट में भेजा, बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट में भेजा, बड़ी बड़ी कंपनियों से आग्रह किया कि आप अपने मजदूरों को यथोचित जो भी सैलरी हो सकती है, जो भी वेतन हो सकता है, आप देते रहें। यह भी तय किया गया कि कितने पाने वाले मैक्सिमम सैलरी का कितना डिस्काउंट किया जाए, इस पर भी सरकार ने फोकस किया। ये सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि देश के अंदर जनता के मन में कहीं से कोई अविश्वास पैदा न हो। अगर यही अविश्वास पैदा होगा, कोई भी उद्योगपति अपनी पूंजी उद्योग में लगाना पसंद नहीं करेगा। आज स्थिति यह है कि दुनिया के मजदूरों का पलायन अपने नेटिव लैंड हो गया है। जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर चलाए जा रहे थे और उसमें कार्यरत जो लोग, जो भी मजदूर थे, वह सब के सब इन्वॉल्व कहाँ हो गए? सब के सब अब गांव की ओर प्रस्थान कर गए। इसके कारण प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों सेक्टर में मजदूरों की कमी पड़ गई है। ऐसे में अब गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि आने वाले दिनों में न केवल वह प्राइमरी सेक्टर को मजबूत करे, बल्कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। और ऐसे में बैंक के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए, बैंक के दरवाजे को हमेशा खोलकर रखा जाना चाहिए ताकि जनता और उपक्रम चलाने वाले लोग इसमें कंटिन्यू इन्वॉल्व रहें। और यही भारत का इंडियन इकोनॉमी का स्वरूप है। 1 अरब 25 करोड़ लोगों का यह देश आज 5वीं बार लॉकडाउन होने की संभावना होने के बावजूद भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें सरकार की दूरदर्शी नीति काम कर रही है। सरकार दुख की दृष्टि काफी दूर तक है। सरकार हर स्तर पर मजदूर, किसान, लैंडलेस लेबर, उद्योगपति सभी जगहों पर अपनी दृष्टि जमाए हुए है और किसी भी सेक्टर को कमजोर होने देने के लिए तैयार नहीं है। नाउ it is your duty to concern NCERT books and folders. Thereafter, you have to study minority each and every paragraph. Thereafter, if you feel any important topics, you have to arrange more and more questions from that topics and also try to give the answer of that topics. आपका फेयर कॉपी इसी तरह से तैयार होना चाहिए। धन्यवाद।